हेलो एवरीबॉडी। मेरा नाम है यश चौहान। मैं बाई क्वालिफिकेशन एक सीए हूँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं SA 299। हम जो स्टडी मटेरियल यूज कर रहे हैं वो है सीए फाइनल का ऑडिट का स्टडी मटेरियल, चैप्टर नंबर 2, पेज नंबर 2.35। ये वीडियो सीए फाइनल ऑडिट के स्टडी मटेरियल से हम बना रहे हैं, SA 299। लेकिन ये वीडियो सीए इंटर के लिए भी बहुत बहुत रिलीवेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सीए इंटर के स्टूडेंट्स भी इस वीडियो को जरूर देखें। और ऑफिशियली हम यूज कर रहे हैं सीए फाइनल का स्टडी मटेरियल। अच्छा, हम यहाँ पे वर्ड बाय वर्ड स्टडी मटेरियल के हिसाब से रीड करेंगे SA 299 को, उसको डिस्कस करेंगे और समझेंगे, क्योंकि एग्जाम में आपको स्टडी मटेरियल की ही लैंग्वेज लिखनी है। आप अगर बाकी किसी टीचर्स के नोट्स फॉलो करेंगे तो ठीक है, वो समझने के लिए अच्छा है, लेकिन एग्जाम में आपको आईसीएआई की ही मटेरियल की लैंग्वेज यूज करना है, तभी आपको नंबर मिलेंगे। मैंने भी अपने एग्जाम में यही किया था और मेरे भी ऑडिट में ठीक ठाक मार्क्स आ गए थे। तो हम शुरुआत करते हैं SA 299 की। आप मेरे इस वीडियो को 1.5 में भी देख सकते हैं, थोड़ी स्पीड बढ़ा के, ताकि ये क्विकली आपको पूरा ऐसे समझ में आ जाए। और मैं जो वर्डिंग्स यूज करूंगा वो पूरी स्टडी मटेरियल की यूज करूंगा। तो अगर आप मेरे वीडियो को 2 या 3 बार सुन लेते हैं तो आपको SA 299 बिल्कुल याद हो जाएगा, आपके दिमाग में इंस्टीट्यूट की लैंग्वेज छप जाएगी और आप एग्जाम में बहुत आसानी से 299 के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो SA 299 जिसका नाम है ज्वाइंट ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, हम समझते हैं। SA 299 lays down the principle for effective conduct of joint audit to achieve the overall objective of the auditor as laid down in SA 200। तो बेटा SA 299 को जो बनाया गया है, क्यों बनाया गया है? SA 299 क्या बता रहा है आपको? SA 299 आपको प्रिंसिपल्स दे रहा है, मतलब सिद्धांत दे रहा है। किस चीज के सिद्धांत दे रहा है ये? टू कंडक्ट द ज्वाइंट ऑडिट। ज्वाइंट ऑडिट को कैसे किया जाए ताकि ऑडिटर का SA 200 वाला ऑब्जेक्टिव अचीव हो सके। तो ज्वाइंट ऑडिट के प्रिंसिपल्स, ज्वाइंट ऑडिट को करने का सिद्धांत क्या होना चाहिए, वो SA 299 आपको बताता है। इट डील्स विद द स्पेशल कंसिडरेशन इन कैरिंग आउट ऑडिट बाय ज्वाइंट ऑडिटर, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो अगला पैराग्राफ लिखा है वो यहाँ पे एक एक्सेप्शन दे रहा है कि भाई SA 299 जो है वो ब्रांच ऑडिट और प्रिंसिपल ऑडिट के केस में नहीं लगता। पढ़िए। However, it does not deal with the relationship between a principal auditor who is appointed to report on the financial statement of an entity and another auditor who is appointed to report on the financial statement of one or more component, मतलब division, branch, subsidiary, joint venture, associate, other entity included in the financial statement of the entity। मतलब ये यहाँ पे सेकंड पैरा में इसने ये बोल दिया SA 299 ने कि भाई ये स्टैंडर्ड जो है वो प्रिंसिपल ऑडिटर और ब्रांच ऑडिटर के वर्क में नहीं लगेगा। आपको पता है कि एक कंपनी की डिफरेंट ब्रांचेस हो सकती हैं, डिफरेंट यूनिट्स हो सकती हैं, और ब्रांच ऑडिटर कई बार अलग अपॉइंट होता है, प्रिंसिपल ऑडिटर अलग अपॉइंट होता है। तो ब्रांच ऑडिटर और प्रिंसिपल ऑडिटर के बीच में जो रिलेशनशिप है उस पर ये SA 299 नहीं लगेगा, ये लगेगा ज्वाइंट ऑडिट के केस में, ठीक है। अब बात आती है व्हाट इज ज्वाइंट ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ज्वाइंट ऑडिट का एक्चुअल में मतलब क्या होता है ये हम समझते हैं। A joint audit is an audit of financial statement of an entity by two or more auditor appointed with the objective of issuing audit report। तो ज्वाइंट ऑडिट मतलब एक ऐसा ऑडिट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जहां दो या दो से ज्यादा ऑडिटर को अपॉइंट किया गया है ऑडिट रिपोर्ट इशू करने के लिए। सच ऑडिटर आर डिस्क्राइब एज ज्वाइंट ऑडिटर, तो उनको हम ज्वाइंट ऑडिटर बोलेंगे। The practice of appointing more than one auditor to conduct the audit of large entity has been in vogue for a long time। ये लंबे समय से ये प्रैक्टिस चली आ रही है ज्वाइंट ऑडिटर को अपॉइंट करने की। Sometime voluntarily by the shareholder, कभी कभार शेयर होल्डर अपनी वॉलेंट्री बेसिस पे ज्वाइंट ऑडिटर को अपॉइंट करते हैं, और कभी कभार ये लॉ की रिक्वायरमेंट की वजह से ज्वाइंट ऑडिटर को अपॉइंट किया जाता है। Such auditor known as joint auditor conduct the audit jointly and report on the financial statement of the entity। तो ये joint auditor jointly audit को करते हैं और financial statement पे एक common audit report issue करते हैं। For example,
Section 139 subsection 3 of Companies Act provides that member of a company may resolve to provide that the audit shall be conducted by more than one auditor. तो सेक्शन 139 सबसेक्शन 3 जो है कंपनीज एक्ट का, वो भी ये परमिशन देता है कि कंपनी के मेंबर शेयर होल्डर ये रिजोल्यूशन पास कर सकते हैं कि कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट किया जाएगा एक से अधिक ऑडिटर के द्वारा, मतलब ज्वाइंट ऑडिटर के द्वारा ऑडिट किया जाएगा। अब बात आती है बेटा SA 299 का ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव्स इन अकॉर्डेंस विद SA 299, क्या उद्देश्य है SA 299 का। ठीक है, तो 4 ऑब्जेक्टिव्स हैं, आपको ये चारों एज इट इज इसी लैंग्वेज में याद करना है और यही आपको एग्जाम में लिखना है, तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। कई बार यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। द ऑब्जेक्टिव इन अकॉर्डेंस विद SA 299 आर एज अंडर। पहला ऑब्जेक्टिव, टू ले डाउन ब्रॉड प्रिंसिपल फॉर द ज्वाइंट ऑडिटर इन कंडक्टिंग द ज्वाइंट ऑडिट। मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि 299 का बेसिक जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, कि ये आपको सिद्धांत देता है, ये ज्वाइंट ऑडिटर को सिद्धांत देता है कि ज्वाइंट ऑडिट कैसे करना है, ज्वाइंट ऑडिट को करने के प्रिंसिपल्स बताता है। सेकंड, टू प्रोवाइड अ यूनिफॉर्म अप्रोच टू द प्रोसेस ऑफ ज्वाइंट ऑडिट। देश भर में ज्वाइंट ऑडिट होते हैं, देश भर में अलग अलग कंपनी में ज्वाइंट ऑडिटर अपॉइंट होते हैं, तो हर ज्वाइंट ऑडिटर अपने अपने तरीके से अलग अलग ऑडिट ना करें, अलग अलग तरीका ना फॉलो करें, एक यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए पूरे देश भर में। इसके लिए ऐसे 299 लाया गया है। ये इसका ऑब्जेक्टिव है क्या, टू प्रोवाइड अ यूनिफॉर्म अप्रोच टू द प्रोसेस ऑफ ज्वाइंट ऑडिट। ज्वाइंट ऑडिट में एक यूनिफॉर्म अप्रोच देना, एक सिमिलर अप्रोच देना। थर्ड पॉइंट, to identify the distinct area of work and coverage thereof by each joint auditor। अब बेटा आपको पता है कि ज्वाइंट ऑडिटर मतलब दो या दो से अधिक ऑडिटर मिलके एक कंपनी का ऑडिट कर रहे हैं, एक एंटिटी का ऑडिट कर रहे हैं, तो उनको अपने वर्क एरिया को भी डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। ठीक है, तो ऐसे 299 का थर्ड ऑब्जेक्टिव यही कह रहा है, टू आइडेंटिफाई द डिस्टिंक्ट एरिया ऑफ वर्क एंड कवरेज देयर ऑफ बाय ईच ज्वाइंट ऑडिटर। तो 299 की मदद से ज्वाइंट ऑडिटर अपने अपने एरिया को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, अपने अपने एरिया को डिस्टिंग्विश करेंगे। फोर्थ पॉइंट, to identify individual responsibility and joint responsibility of the joint auditor in relation to the audit। और SA 299 ये बताएगा कि कहां पे ज्वाइंट ऑडिटर ज्वाइंटली मतलब मिलके रिस्पॉन्सिबल हैं, सारे के सारे रिस्पॉन्सिबल हैं, और कहां पे वो एक इंडिविजुअल ऑडिटर रिस्पॉन्सिबल है। तो इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज्वाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्लियरली डिफाइन करने के लिए आया है SA 299। तो SA 299 के 4 ऑब्जेक्टिव आपको बिल्कुल क्लियर हो गए हैं। सबसे पहले तो ये आपको सिद्धांत देगा ज्वाइंट ऑडिट को करने के लिए, मतलब प्रिंसिपल्स देगा। सेकंड, ये यूनिफॉर्म अप्रोच देगा टू द प्रोसेस ऑफ ज्वाइंट ऑडिट। थर्ड, ये आइडेंटिफाई करेगा डिफरेंट एरिया ऑफ वर्क और कवरेज, उनका कवरेज बाय ईच ज्वाइंट ऑडिटर। और फोर्थ, ये इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज्वाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी को सेट करेगा ज्वाइंट ऑडिटर्स के बीच में। तो ये रहे आपके 299 के ऑब्जेक्टिव्स। हम आगे बढ़ते हैं। देखिए ये 299 के ऑब्जेक्टिव्स लिखे हुए हैं। अब बात आती है ऑडिट प्लानिंग, रिस्क असेसमेंट एंड अलोकेशन ऑफ वर्क। बेटा आपको पता है कोई भी ऑडिट स्टार्ट करने के पहले ऑडिट प्लान किया जाता है, फिर रिस्क असेसमेंट किया जाता है, ठीक है, और यहाँ पे फिर एलोकेशन ऑफ वर्क किया जाएगा। तो ज्वाइंट ऑडिट के केस में भी ऑडिट प्लानिंग होनी है और रिस्क असेसमेंट होना है। हम पढ़ते हैं, द एंगेजमेंट पार्टनर एंड अदर की मेंबर ऑफ द एंगेजमेंट टीम फ्रॉम ईच ऑफ द ज्वाइंट ऑडिटर शैल बी इन्वॉल्व्ड इन प्लानिंग द ऑडिट। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब ज्वाइंट ऑडिट की प्लानिंग की जाएगी तो हर फर्म के मतलब दो या दो से अधिक ऑडिट फर्म इन्वॉल्व है ना ज्वाइंट ऑडिट में, तो सभी फर्म के एंगेजमेंट पार्टनर और अदर की मेंबर एंगेजमेंट टीम के, वो सभी इन्वॉल्व होंगे प्लानिंग के टाइम पर। ठीक है, overall audit strategy that set the scope, timing and direction of the audit and that guides the development of the audit plan shall be established jointly। तो ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी को भी ये लोग ज्वाइंटली मिलके स्टेब्लिश करेंगे। तो ऑडिट प्लान और ऑडिट स्ट्रेटेजी को सारे के सारे ज्वाइंट ऑडिटर मिलके बनाएंगे। और इसमें कौन इन्वॉल्व होगा बेटा, की मेंबर्स एंगेजमेंट टीम के और एंगेजमेंट पार्टनर, ये लोग इन्वॉल्व होंगे। अब आगे जब भी मैं ये ज्वाइंट ऑडिट की बात करूंगा ना, तो मैं एग्जांपल लूंगा। फॉर एग्जांपल मैं तुमको एग्जांपल देके बोलूंगा कि दो ज्वाइंट ऑडिटर हैं, एक हो गया डेलॉइट
और एक हो गया आपका केपीएमजी। मैं आगे आपको बताऊंगा ये दोनों ज्वाइंट ऑडिटर हैं किसी एक एंटिटी के, किसी एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ये ऑडिट कर रहे हैं। तो एग्जाम्पल को आप समझना, जब भी मेरे को आगे एग्जाम्पल देना होगा तो मैं डेलॉइट और केपीएमजी इसका एग्जाम्पल दूंगा कि ये दोनों ज्वाइंट ऑडिटर हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रायर टू कमेंसमेंट ऑफ ऑडिट द ज्वाइंट ऑडिटर शैल डिस्कस एंड डेवलप अ ज्वाइंट ऑडिट प्लान। हमने पढ़ लिया कि ऑडिट शुरू करने के पहले ज्वाइंट ऑडिटर आपस में डिस्कस करेंगे और स्टेब्लिश करेंगे ज्वाइंट ऑडिट प्लान को। इन डेवलपिंग द ज्वाइंट ऑडिट प्लान द ज्वाइंट ऑडिटर शैल, अब ज्वाइंट ऑडिट प्लान जब वो डिस्कस करेंगे और डेवलप करेंगे तो फिर उनको क्या पॉइंट्स को कवर करना है समझिएगा। पॉइंट ए, identify division of audit area and common audit area among the joint auditor that define the scope of the work of each joint auditor। तो बेटा सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करेंगे और डिवाइड करेंगे ऑडिट एरिया को, मतलब कौन सा एरिया डेलॉइट देखेगा, कौन सा एरिया केपीएमजी देखेगा। तो डेलॉइट और केपीएमजी आपस में अपने अपने एरिया को आइडेंटिफाई करेंगे और साथ में वो कॉमन ऑडिट एरिया को आइडेंटिफाई करेंगे जिन एरिया को डिवाइड नहीं किया जा सकता और जिन एरिया पर मिलके इन लोगों को ओपिनियन फॉर्म करना है। ठीक है, देखो, आइडेंटिफाई डिवीजन ऑफ ऑडिट वर्क एंड कॉमन ऑडिट एरिया अमंग द ज्वाइंट ऑडिटर दैट डिफाइन द स्कोप ऑफ वर्क ऑफ ईच ज्वाइंट ऑडिटर। Where joint auditor are appointed, they should by mutual discussion divide the audit work among themselves। आपस में म्यूचुअल डिस्कशन करके वो लोग वर्क को आपस में डिवाइड करेंगे। The division of work would usually be in terms of audit of identifiable units। अब जो डिवीजन ऑफ वर्क होगा वो किस तरीके से डिवाइड करेंगे, तो वो आइडेंटिफाइबल यूनिट्स के हिसाब से डिवाइड कर सकते हैं और स्पेसिफाइड एरिया के हिसाब से डिवाइड कर सकते हैं। In some cases, due to nature of business of the entity under audit, such division of work may not be possible। In such situation, the division of work may be with reference to item of asset or liability। तो कई बार जो यूनिट्स के बेसिस पे अगर वो वर्क को डिवाइड नहीं कर पा रहे हैं तो असेट और लाइबिलिटी के बेसिस पे वो वर्क को डिवाइड कर लेंगे। फॉर एग्जांपल डेलॉइट इन्वेंट्री को एरिया देख लेगा, इन्वेंट्री को देख लेगा और केपीएमजी जो है वो रेवेन्यू का ऑडिट कर लेगा। इस तरीके से वो असेट और लाइबिलिटी के आइटम्स के हिसाब से भी वर्क को डिवाइड कर सकते हैं ज्वाइंट ऑडिटर्स। Certain area of work owing to their importance or owing to nature of work involved would often not be divided and would be covered by all the joint auditor। और कुछ कुछ ऐसा एरिया हो सकता है, कुछ कुछ ऐसा वर्क हो सकता है जो अपने नेचर के हिसाब से डिवाइड नहीं किया जा सकता, तो उन एरियाज पर ज्वाइंट ऑडिटर मिलके वर्क करेंगे, मतलब मिलके उस पर्टिकुलर एरिया को वो देखेंगे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और बी पॉइंट पर चलते हैं। Ascertain the reporting objective of the engagement to plan the timing of audit and the nature of communication required। तो ज्वाइंट ऑडिटर क्या करेंगे, वो असरटेन करेंगे रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव की, उनका रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव क्या है ऑफ द एंगेजमेंट, ताकि वो प्लान कर सकें टाइमिंग ऑफ द ऑडिट एंड नेचर ऑफ कम्युनिकेशन रिक्वायर्ड। तो सेकंड पॉइंट में बोल रहा है कि वो टाइमिंग ऑफ द ऑडिट को डिसाइड करेंगे कि भाई कितना समय हमको इस ज्वाइंट ऑडिट में देना है। ठीक है, थर्ड पॉइंट, consider and communicate among all joint auditor the factor that in their professional judgment are significant in directing the engagement team's effort। तो बेटा सी पॉइंट जो है वो कहीं ना कहीं आपको मटेरियलिटी की बात कर रहा है। मटेरियलिटी मतलब consider and communicate among all joint auditor the factor that in their professional judgment are significant in directing the engagement team's effort। कम्युनिकेट करेंगे आपस में उन फैक्टर्स को जो उनके प्रोफेशनल जजमेंट में लगता है कि ये फैक्टर सिग्निफिकेंट हो सकते हैं इंगेजमेंट टीम के एफर्ट को डायरेक्शन देने के लिए। डी पॉइंट, कंसीडर द रिजल्ट ऑफ प्रिलिमिनरी इंगेजमेंट एक्टिविटीज एंड वेयर एप्लीकेबल वेदर नॉलेज गेन्ड ऑन अदर और सिमिलर इंगेजमेंट परफॉर्म्ड अर्लियर बाय रिस्पेक्टिव इंगेजमेंट पार्टनर फॉर द एंटिटी इज रिलेवेंट। क्या करेंगे, कंसीडर द रिजल्ट ऑफ प्रिलिमिनरी इंगेजमेंट एक्टिविटीज and where applicable whether knowledge gained on other or similar engagement performed earlier by respective engagement partner of the entity is relevant। तो अगर किसी एक ज्वाइंट ऑडिटर ने पहले कोई सिमिलर टाइप का कोई एंगेजमेंट परफॉर्म किया था तो वहां से उसको क्या नॉलेज मिली है, उस नॉलेज को ये आपस में डिस्कस करेंगे और कम्युनिकेट करेंगे। ई पॉइंट, असर्टेन द नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ रिसोर्सेज नेसेसरी टू परफॉर्म द एंगेजमेंट। और ज्वाइंट ऑडिटर मिलके असर्टेन करेंगे क्या
नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ रिसोर्सेज, कि हमको किस नेचर का रिसोर्स चाहिए है, किस एक्सटेंट का, कितने ज्यादा रिसोर्सेज चाहिए हैं इस पर्टिकुलर इंगेजमेंट को कवर करने के लिए। फॉर एग्जांपल, वो डिसाइड कर सकते हैं कि इस पर्टिकुलर ज्वाइंट ऑडिट के लिए कितने आर्टिकल्स की जरूरत है, कितने सीए क्वालिफाइड एम्प्लॉयज की जरूरत है, तो इस चीज को वो डिसाइड करेंगे। इसको यहाँ पे हम रिसोर्सेज कह रहे हैं। ठीक है, अब हमारी प्लानिंग हो गई है। ठीक है, प्लानिंग ज्वाइंट ऑडिट की कर ली है सारे एंगेजमेंट पार्टनर ने और की मेंबर ने। अब प्लानिंग के बाद देखिए क्या करेंगे। एट दिस स्टेज रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट नीड टू बी कंसिडर्ड एंड असेस्ड बाय ईच ऑफ द ज्वाइंट ऑडिटर and shall be communicated to other joint auditor and documented, whether pertaining to the overall financial statement level or to the area of allocation among other joint auditor। तो बेटा अब सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, ये रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट को कंसीडर करेंगे और असेस करेंगे हर ज्वाइंट ऑडिटर, और कम्युनिकेट करेंगे दूसरे ज्वाइंट ऑडिटर को, और उसको डॉक्यूमेंट भी करेंगे। अब वो रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पर भी हो सकती है, या फिर जो एरिया किसी पर्टिकुलर ज्वाइंट ऑडिटर को अलोकेट किया गया है वो उस पर्टिकुलर एरिया से रिलेटेड भी हो सकता है। रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट, the joint auditor shall discuss and document the nature, timing, and extent of audit procedure for common and specified allotted area of audit to be performed by each of the joint auditor, and the same shall be communicated to those charged with governance। तो ये पैरा क्या बोल रहा है कि ज्वाइंट ऑडिटर डिस्कस करेंगे और डॉक्यूमेंट करेंगे, मतलब वर्किंग पेपर में लिखेंगे नेचर, टाइमिंग और एक्सटेंट ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर, कॉमन एरिया के लिए क्या ऑडिट प्रोसीजर लगाने हैं और स्पेसिफिक अलॉटेड एरिया के लिए क्या ऑडिट प्रोसीजर लगाने हैं। इस चीज को ये डिस्कस करेंगे और कम्युनिकेट करेंगे दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस के साथ। मैंने आपको इसके पहले क्या बताया कि ज्वाइंट ऑडिटर रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट को असेस करेंगे। अब अगर रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट हाई होगा तो जो ऑडिट प्रोसीजर जो है वो भी ज्यादा लगाने पड़ेंगे। आप मेरे पुराने वीडियो को देखेंगे, जो फर्स्ट वीडियो मैंने अपलोड किया था ऑडिट रिस्क के बारे में बताया था मैंने, वहां पे मैंने आपको समझाया था, आप वो एक बार वीडियो जरूर देखिए, आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिलेगी। वहां मैंने आपको समझाया था कि ऑडिट रिस्क का मतलब होता है ऑडिट रिस्क इज इक्वल टू रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट मल्टीप्लाइड बाय डिटेक्शन रिस्क। तो रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट का मतलब होता है कि ऑडिट शुरू करने के पहले क्या चांसेस है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिस स्टेटमेंट होगा, ये है रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट। अब रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट अगर ज्यादा होगा तो ऑडिटर को ओवरऑल ऑडिट रिस्क को कम करने के लिए अपने डिटेक्शन रिस्क को कम करना होगा, मतलब ज्यादा से ज्यादा ऑडिट प्रोसीजर लगाना होगा। मैंने क्या बोला शॉर्ट में सुनो, अगर रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट ज्यादा है तो ज्यादा ऑडिट प्रोसीजर लगाना पड़ेगा। रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट कम है तो कम ऑडिट प्रोसीजर लगा के भी काम चल जाएगा। तो मैंने आपको यहां बताया कि पहले रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट को असेस करेंगे ज्वाइंट ऑडिटर कॉमन एरिया पे और अलॉटेड एरिया पे। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, लॉजिकल चीज है ना, नेक्स्ट स्टेप में वो नेचर, टाइमिंग और एक्सटेंट डिसाइड करेंगे ऑडिट प्रोसीजर की। ठीक है, और नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट जो वो डिसाइड करेंगे ऑडिट प्रोसीजर की, उसको कम्युनिकेट करेंगे दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस के साथ। आई होप क्लियर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द ज्वाइंट ऑडिटर शैल ऑब्टेन कॉमन इंगेजमेंट लेटर, एक कॉमन इंगेजमेंट लेटर ऑब्टेन करेंगे एंड कॉमन मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर, मतलब एक ही इंगेजमेंट लेटर में ज्वाइंट ऑडिटर अपॉइंट किए जाएंगे। आफ्टर आइडेंटिफिकेशन एंड अलोकेशन ऑफ वर्क अमंग द ज्वाइंट ऑडिटर, द वर्क अलोकेशन डॉक्यूमेंट शैल बी साइंड बाय द ऑल द ज्वाइंट ऑडिटर। अब उन्होंने बेटा क्या किया था, आइडेंटिफाई किया था और अलोकेट किया था ना अपना अपना एरिया ऑफ वर्क, मतलब अपना अपना एरिया ऑफ वर्क उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया था, और कॉमन एरिया भी उन्होंने अलग से आइडेंटिफाई किया था जिसको मिलके जिसका ज्वाइंट ऑडिटर मिलके ऑडिट करेंगे। तो जो उन्होंने आइडेंटिफाई किया है अपना अपना वर्क और कॉमन एरिया जो आइडेंटिफाई किया है उसको वो डॉक्यूमेंट करेंगे, मतलब लिखेंगे, और उसमें सभी ज्वाइंट ऑडिटर सिग्नेचर करेंगे और फिर उसको कम्युनिकेट किया जाएगा दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस के साथ। अब आपको लगेगा यार डॉक्यूमेंट क्यों कर रहे हैं, भाई डॉक्यूमेंट इसलिए कर रहे हैं ना ताकि फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट ना पैदा हो, कोई कंफ्यूजन ना पैदा हो ज्वाइंट ऑडिटर के बीच में, और उनको क्लियर रहे कि भाई कौन सा वर्क किस ज्वाइंट ऑडिटर को करना है, इसलिए वो इस चीज को डॉक्यूमेंट करेंगे। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कोऑर्डिनेशन अमंग ज्वाइंट ऑडिटर। ठीक है,
The audit process involves obtaining and evaluating information and explanation from the management. This responsibility is shared by all the joint auditor unless they agree upon a specific pattern of distribution of this responsibility. तो ऑडिट प्रोसेस में क्या इन्वॉल्व होगा भाई, मैनेजमेंट से इंफॉर्मेशन लेना है और एक्सप्लेनेशन लेना है। तो मैनेजमेंट से इंफॉर्मेशन लेने की और एक्सप्लेनेशन लेने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सभी ज्वाइंट ऑडिटर की है, जब तक कि उन्होंने इस चीज के लिए कोई पैटर्न डिसाइड नहीं किया है। तो कॉमनली मैनेजमेंट से एक्सप्लेनेशन लेना, इंफॉर्मेशन लेना, ये सभी की जिम्मेदारी है, जब तक उन्होंने कुछ म्यूचुअल डिस्कशन के हिसाब से फिक्स नहीं कर दिया है। ठीक है। इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑडिट वर्क डिवाइडेड अमंग ज्वाइंट ऑडिटर, जो ऑडिट वर्क ज्वाइंट ऑडिटर ने आपस में डिवाइड कर लिए हैं, तो ईच ज्वाइंट ऑडिटर शैल बी रिस्पॉन्सिबल ओनली फॉर द वर्क अलोकेटेड टू सच ज्वाइंट ऑडिटर। तो हर ज्वाइंट ऑडिटर अपने अपने वर्क के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। मैंने आपको एग्जांपल दिया, फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि डेलॉइट है, डेलॉइट ने बोल दिया कि वो इन्वेंट्री को देखेगा, और एक सेकेंड, ये डेलॉइट है, डेलॉइट ने बोला कि वो इन्वेंट्री को देखेगा। ठीक है, उसने डिसाइड किया इन्वेंट्री उसको देखना है। और केपीएमजी को क्या देखना था, केपीएमजी को देखना था रेवेन्यू। अब ये वर्क इन लोगों ने आपस में डिवाइड कर लिया है, तो इन्वेंट्री के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा डेलॉइट और रेवेन्यू के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा केपीएमजी, क्योंकि ये वर्क इन लोगों ने आपस में डिवाइड कर लिए हैं। तो जो वर्क ज्वाइंट ऑडिटर ने आपस में डिवाइड किए हैं, अलोकेट कर लिए हैं, तो उस पर्टिकुलर वर्क के लिए वो पर्टिकुलर ज्वाइंट ऑडिटर ही रिस्पॉन्सिबल होगा। उसमें प्रॉपर ऑडिट प्रोसीजर लगाने के लिए भी वो पर्टिकुलर इंडिविजुअल ज्वाइंट ऑडिटर ही रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है। अब इन केस वेयर स्पेसिफिक डिवीजन, जोन और यूनिट आर allocated to different joint auditor, it is the separate and specific responsibility of each joint auditor to obtain information and explanation from the management in respect of such division, zone, unit, and to evaluate the information and explanation so obtained by the said joint auditor. The joint auditor shall have proper coordination and rationality whenever required. ठीक है, ये था ज्वाइंट ऑडिटर की इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। उन्होंने जो एरिया वर्क अलोकेट किए हैं उसके लिए वो इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल होंगे। अब बात आती है कहां ज्वाइंट ऑडिटर मिलके ज्वाइंटली रिस्पॉन्सिबल होंगे। ऑल द ज्वाइंट ऑडिटर शैल बी ज्वाइंटली एंड सेवरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑडिट वर्क विच इज नॉट डिवाइडेड अमंग द ज्वाइंट ऑडिटर। तो जो ऑडिट वर्क को ऑडिटर ने डिवाइड नहीं किया है उसके लिए वो सारे के सारे रिस्पॉन्सिबल होंगे। ठीक है। सेकेंड, decision taken by all the joint auditor under audit planning in respect of common area concerning the nature, timing and extent of audit procedure to be performed by each of the joint auditor। तो जो डिसीजन ज्वाइंट ऑडिटर ने मिलके लिए हैं ऑडिट प्लानिंग के टाइम पर, उन डिसीजंस के लिए ज्वाइंट ऑडिटर मिलके ही रिस्पॉन्सिबल होंगे, मतलब ज्वाइंटली रिस्पॉन्सिबल होंगे। थर्ड पॉइंट, अब मान लेते हैं कोई मैटर है, अब कोई मैटर है जिसको एक ज्वाइंट ऑडिटर ने दूसरे ज्वाइंट ऑडिटर को बताया और दूसरे ज्वाइंट ऑडिटर ने भी उसमें हामी भर दी, उसमें एग्री कर लिया, तो यहाँ पे वो दोनों ज्वाइंट ऑडिटर ज्वाइंटली रिस्पॉन्सिबल होंगे। देखो, मैटर विच आर बॉट टू द नोटिस ऑफ ज्वाइंट ऑडिटर बाय एनी ऑफ देम, एक ज्वाइंट ऑडिटर ने कोई मैटर को, मुद्दे को उठाया और दूसरे ज्वाइंट ऑडिटर ने उसमें एग्रीमेंट कर लिया, मतलब हामी भर दी, तो वहां पे अब वो मिलकर रिस्पॉन्सिबल होंगे। डी पॉइंट, examining that the financial statement of entity comply with the requirement of the relevant statute। इस चीज को एग्जामिन करने के लिए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो कंप्लाई कर रहा है रिलीवेंट स्टेट्यूट के साथ, इसके लिए भी ज्वाइंट ऑडिटर मिलकर रिस्पॉन्सिबल होंगे, मतलब ज्वाइंटली रिस्पॉन्सिबल होंगे। फॉर एग्जांपल इंड एस अप्लाई हो रहा था फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, तो अब ये इवेल्युएट करना कि अब इंड एस के हिसाब से ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट बने हैं कि नहीं बने हैं, इसके लिए ज्वाइंट ऑडिटर मिलकर रिस्पॉन्सिबल होंगे। डी पॉइंट ये बोलता है। ई पॉइंट, presentation and disclosure of financial statement as required by the applicable financial reporting framework। क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के हिसाब से बनाया है, क्या एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क को फॉलो किया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने के लिए, इस चीज को इवेल्युएट करने के लिए भी मिलकर रिस्पॉन्सिबल होंगे। अब फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या होता है, आप मेरा अगर फर्स्ट वाला लेक्चर देखेंगे ऑडिट रिस्क वाला, तो वहां बताया था जैसे शेड्यूल 3 है, तो शेड्यूल 3 क्या है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है, वो एक फ्रेमवर्क देता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने का, शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट। तो क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्लाई कर रहे हैं एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के साथ, इस चीज के जांचने के लिए ज्वाइंट ऑडिटर ज्वाइंटली रिस्पॉन्सिबल होंगे।
और लास्ट पॉइंट कहां पे वो ज्वाइंटली रिस्पॉन्सिबल होंगे, ensuring that the audit report comply with the requirement of relevant statute, the applicable standards on auditing and other relevant pronouncement issued by ICAI। ये एंश्योर करने के लिए कि ऑडिट रिपोर्ट कंप्लाई कर रही है रिलीवेंट इंस्टीट्यूट के साथ और स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के हिसाब से ही रिपोर्ट बनी है, इस चीज को एंश्योर करने के लिए भी ज्वाइंट ऑडिटर मिलकर रिस्पॉन्सिबल होंगे। ये इंस्टीट्यूट की लैंग्वेज में लाइन बाय लाइन इसलिए पढ़ रहा हूं ताकि आप बिना स्टडी मटेरियल खोले भी मेरे वीडियो को देख लें। आप खाना खाते हुए ये वीडियो देख सकते हैं, नींद नहीं आ रही है लेटे हुए वीडियो देख सकते हैं, ट्रेवलिंग करते हुए वीडियो देख सकते हैं, एक एक लाइन स्टडी मैट की मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। Where in the course of the audit, a joint auditor comes across matter which are relevant to area of responsibility of other joint auditor। अब ऑडिट के दौरान एक ज्वाइंट ऑडिटर को मान लो ऐसा मैटर मिला है जो रिलीवेंट है दूसरे ज्वाइंट ऑडिटर के लिए। एग्जांपल, मैंने क्या बोला, मैंने बोला दो ज्वाइंट ऑडिटर हैं डेलॉइट और केपीएमजी। ठीक है, अब डेलॉइट और केपीएमजी ये दोनों ज्वाइंट ऑडिटर हैं। अब डेलॉइट ऑडिट कर रहा था, उसको ऑडिट करते समय कोई ऐसा पॉइंट मिल गया, कोई ऐसा मैटर मिल गया जो केपीएमजी के लिए रिलीवेंट हो सकता है ना, यही लिखा है। Where in the course of audit, a joint auditor comes across matter which are relevant to the area of responsibility of other joint auditor and which deserve their attention, और जहां पे केपीएमजी की अटेंशन होनी चाहिए थी, और which require disclosure or require discussion with or application of judgment by other joint auditor, the said joint auditor shall communicate the same to the other joint auditor in writing prior to the completion of the audit। मैंने क्या बोला, डेलॉइट को अगर कोई ऐसा मैटर मिला ऑडिट करते वक्त जो केपीएमजी के लिए रिलीवेंट हो सकता था, केपीएमजी के एरिया से संबंधित हो सकता था, तो डेलॉइट उस मैटर को कम्युनिकेट करेगा केपीएमजी को रिटर्न में ऑडिट कंप्लीट होने के पहले। इस पैरा में यही लिखा है। ठीक है, आगे। It is the responsibility of each joint auditor to determine the nature, timing and extent of audit procedure to be applied in relation to the work area of work allocated to the said joint auditor। तो जो एरिया ऑफ वर्क अलोकेट हो गया है उस एरिया ऑफ वर्क में क्या ऑडिट प्रोसीजर लगाना है, क्या नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट होना चाहिए ऑडिट प्रोसीजर का, उस चीज को डिसाइड करने की जिम्मेदारी उस पर्टिकुलर ज्वाइंट ऑडिटर की होगी, मतलब इंडिविजुअल ज्वाइंट ऑडिटर की होगी। It is the individual responsibility of each joint auditor to study and evaluate the prevailing system of internal control and assessment of risk relating to the area of work allocated to the said joint auditor। तो जिस ज्वाइंट ऑडिटर के हिस्से में जो वर्क आया है उस वर्क पे जो इंटरनल कंट्रोल लगे हैं उसको इवेल्युएट करने की जिम्मेदारी उस इंडिविजुअल ज्वाइंट ऑडिटर की ही होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। As regard decision taken by all the joint auditor under audit planning in respect of common audit area concerning the nature, timing and extent of audit procedure to be performed by each of joint auditor। मैंने क्या बोला, जहां डिसीजन लिए हैं ज्वाइंट ऑडिटर ने ऑडिट प्लानिंग के दौरान कॉमन एरिया पर, कॉमन एरिया से रिलेटेड जो नेचर, टाइमिंग और एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर के बारे में जो डिसीजन लिए हैं जो परफॉर्म किए जाएंगे हर ज्वाइंट ऑडिटर के द्वारा। All the joint auditor are responsible only in respect of the appropriateness of decision concerning the nature, timing and extent of audit procedure agreed upon among them। Proper execution of these audit procedure is individual responsibility of the joint auditor concerned। तो ऑडिट प्लानिंग के दौरान कॉमन एरिया से रिलेटेड जो डिसीजन लिए हैं ऑडिट प्रोसीजर के नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट के बारे में, उस डिसीजन की अप्रोप्रिएटनेस के लिए तो सारे ऑडिटर ज्वाइंटली रिस्पॉन्सिबल हैं, लेकिन उस डिसीजन के जो एग्जीक्यूशन है, जो इंडिविजुअली ऑडिटर ने अलग अलग एग्जीक्यूट किया है, तो एग्जीक्यूशन के लिए वो इंडिविजुअल ऑडिटर रिस्पॉन्सिबल होगा। कॉमन एरिया में भी मैंने क्या बोला कि कुछ एरिया कॉमन है जहां पे उन लोगों ने वर्क को डिवाइड नहीं किया है, तो उस कॉमन एरिया में क्या ऑडिट प्रोसीजर अप्लाई करना है उसके नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट के लिए उन्होंने मिलकर डिसीजन लिया है, तो उस डिसीजन की अप्रोप्रिएटनेस के लिए वो ज्वाइंटली रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन एग्जीक्यूशन तो कोई एक ही ऑडिटर करेगा ना,
तो एग्जीक्यूशन के लिए वो इंडिविजुअल ऑडिटर रिस्पॉन्सिबल होगा। अब हमने यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले एरिया को खत्म कर दिया। अब बात करते हैं ऑडिट कंक्लूजन एंड ऑडिट रिपोर्टिंग के बारे में। आइए पढ़ते हैं। द जॉइंट ऑडिटर आर रिक्वायर्ड टू इशू कॉमन ऑडिट रिपोर्ट। तो जॉइंट ऑडिटर बेटा कॉमन ऑडिट रिपोर्ट इशू करेंगे, मतलब डेलॉइट और केपीएमजी दोनों मिलकर ऑडिट कर रहे हैं तो वो एक ही ऑडिट रिपोर्ट देंगे, कॉमन ऑडिट रिपोर्ट इशू करेंगे। हाउएवर, लेकिन where the joint auditor are in disagreement with regard to opinion or any matter to be covered by audit report, they shall express their opinion in separate audit report। लेकिन मान लो अगर जॉइंट ऑडिटर डिसएग्री कर रहे हैं, आपस में वो एग्री नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे केस में जॉइंट ऑडिटर सेपरेट ऑडिट रिपोर्ट इशू कर सकते हैं उस पर्टिकुलर मैटर के लिए। A joint auditor is not bound by the view of majority of the joint auditor। majority rule यहाँ apply नहीं होता है regarding the opinion or matter of to be covered in the audit report and shall express opinion formed by the said joint auditor in separate audit report in case of disagreement। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, ऐसे तो जॉइंट ऑडिटर कॉमन ऑडिट रिपोर्ट देंगे, लेकिन अगर वो डिसएग्रीमेंट है उनका ओपिनियन में तो ऐसे केस में सेपरेट ऑडिट रिपोर्ट भी दूसरा जॉइंट ऑडिटर दे सकता है। ऐसे सर्कमस्टेंसेज में the audit report issued by joint auditor shall make a reference to the separate audit report issued by the other joint auditor। तो अब मान लेते हैं डेलॉइट और केपीएमजी दोनों दे डिसएग्रीमेंट है ओपिनियन में, तो डेलॉइट अपनी अलग ऑडिट रिपोर्ट देगा, केपीएमजी अपनी अलग ऑडिट रिपोर्ट देगा, लेकिन केपीएमजी जो ऑडिट रिपोर्ट देगा अपनी ऑडिट रिपोर्ट में डेलॉइट की ऑडिट रिपोर्ट का भी रेफरेंस देगा। कहां पे रेफरेंस देगा? अदर मैटर पैराग्राफ के हेडिंग में, अदर मैटर पैराग्राफ के हेडिंग में। ठीक है, ये हो गया हमारी रिपोर्टिंग की बात कि जॉइंट ऑडिटर कॉमन ऑडिट रिपोर्ट देंगे, लेकिन अगर उनका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है तो फिर वो सेपरेट ऑडिट रिपोर्ट भी इशू कर सकते हैं। लेकिन जॉइंट ऑडिटर जो सेपरेट ऑडिट रिपोर्ट इशू करेगा तो अपने ऑडिट रिपोर्ट में वो अदर मैटर पैराग्राफ के हेडिंग में फर्स्ट वाले जॉइंट ऑडिटर की जो ऑडिट रिपोर्ट है उसका भी रेफरेंस वो देगा। अब बात करते हैं इस स्टैंडर्ड में कि कुछ बातें एज्यूम करने के लिए बोला है हर जॉइंट ऑडिटर को। तो ये SA 299 पहला क्या एजम्पशन के लिए बोलता है? ये बोलता है कि हर जॉइंट ऑडिटर को ये एज्यूम करना है कि दूसरे जॉइंट ऑडिटर ने अपना एरिया ऑफ वर्क को कंप्लीट किया है स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के हिसाब से। ठीक है, मतलब एक जॉइंट ऑडिटर दूसरे जॉइंट ऑडिटर के वर्क पर क्वेश्चन नहीं उठा सकता, उसके वर्क पर सवाल नहीं उठा सकता, और जॉइंट ऑडिटर को दूसरे जॉइंट ऑडिटर के ऊपर विश्वास रखना है कि उसने अपना वर्क स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के हिसाब से किया है, क्योंकि दोनों ही ICAI के मेंबर हैं, दोनों ही CA हैं। सेकेंड पॉइंट, एक जॉइंट ऑडिटर को ये एज्यूम करके रखना है, ये मान के रखना है कि दूसरे जॉइंट ऑडिटर ने the other joint auditor have brought to said joint auditors notice any departure from applicable reporting framework or significant observation that are relevant to their responsibilities noticed in the course of audit। मतलब जॉइंट ऑडिटर को ये मानना है कि दूसरे जॉइंट ऑडिटर ने किसी भी प्रकार का कोई अगर डिपार्चर हुआ है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क से तो उस चीज को कम्युनिकेट कर दिया है इस जॉइंट ऑडिटर के साथ। ठीक है, तो दो बातें एज्यूम करनी है जॉइंट ऑडिटर को। क्या? मान लो डेलॉइट और केपीएमजी दो जॉइंट ऑडिटर हैं, तो डेलॉइट ये एज्यूम करके चलेगा कि केपीएमजी ने जो ऑडिट किया है वो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के हिसाब से किया है, और दूसरी बात केपीएमजी को अगर कोई ऐसा एरिया दिखा है जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क से डिस्टिंग्विश कर रहा है तो उस चीज की बात कम्युनिकेट कर दी है केपीएमजी ने डेलॉइट को, ऐसा एजम्पशन लेके चलना है। अब देखिए, where the financial statement of division branch are audited by one of the joint auditor, the other joint auditor entitled to proceed on the basis that such financial statement comply with all the legal and regulatory requirement and present a true and fair view of the state of affair of the result of operation of the division or branch concerned। मतलब अगर एक किसी ब्रांच का ऑडिट किसी एक जॉइंट ऑडिटर ने किया है तो दूसरे जॉइंट ऑडिटर को एज्यूम करना है कि वो ब्रांच का ऑडिट हो चुका है और उस ब्रांच में सारी चीजें रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हैं और वहां का फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहा है। मतलब दूसरे जॉइंट ऑडिटर ने अगर ये बोल दिया है कि ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहा है ब्रांच का फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो फर्स्ट वाले जॉइंट ऑडिटर को भी ये चीज मान लेनी है। बिफोर फाइनलाइजिंग देयर ऑडिट रिपोर्ट, द जॉइंट ऑडिटर शैल डिस्कस एंड कम्युनिकेट विथ
other their respective conclusion and would form the consent of the report. ऑडिट रिपोर्ट फाइनलाइज करने के पहले जॉइंट ऑडिटर को डिस्कस करना है और कम्युनिकेट करना है अपने अपने कंक्लूजन। ऑडिट रिपोर्ट को फाइनलाइज करने के पहले अपने अपने कंक्लूजन दोनों ही जॉइंट ऑडिटर को आपस में कम्युनिकेट करना है। अब बात आती है कम्युनिकेशन विद दोज चार्ज विद गवर्नेंस। इसको मैं आपको समझाता हूं। देखो, अगर कोई जॉइंट ऑडिटर मॉडिफाई करना चाहता है अपने ओपिनियन को ऑडिट रिपोर्ट में, मॉडिफिकेशन ऑफ ओपिनियन आपको पता है कि ऑडिटर क्वालिफिकेशन देना चाहता है। मतलब ऑडिटर ये कहना चाहता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं दे रहे हैं, मतलब क्वालिफाई करना चाहता है रिपोर्ट को, या वो डिस्क्लेमर देना चाहता है या एडवर्स ओपिनियन देना चाहता है। तो अगर जॉइंट ऑडिटर मॉडिफिकेशन देना चाहते हैं अपने ओपिनियन पर ऑडिट रिपोर्ट में, तो जॉइंट ऑडिटर कम्युनिकेट करेंगे दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस के साथ कि कौन से ऐसे सरकमस्टेंसेस थे जिसकी वजह से उनको अपने ओपिनियन को मॉडिफाई करना पड़ रहा है, और जो मॉडिफिकेशन की लैंग्वेज होगी ना, वो भी प्रपोज जो वर्डिंग्स होगी वो भी कम्युनिकेट करना होगा दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस के साथ। If the joint auditor expect to include an emphasis of matter or other matter para in the auditor's report, the joint auditor shall communicate with those charged with governance regarding this expectation and proposed wording of this para to ensure compliance with SA 706। तो भैया मैंने ये बोला, अगर जॉइंट ऑडिटर अपनी ऑडिट रिपोर्ट को मॉडिफाई करना चाहते हैं, मतलब क्वालिफिकेशन देना चाहते हैं, एडवर्स ओपिनियन देना चाहते हैं, डिस्क्लेमर देना चाहते हैं, तो जॉइंट ऑडिटर को पहले दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस के साथ कम्युनिकेट करना होगा कि क्या ऐसे सरकमस्टेंसेस थे, क्या ऐसी परिस्थितियां थी कि उनको अपनी ऑडिट रिपोर्ट को मॉडिफाई करना पड़ रहा है। साथ में वो मॉडिफिकेशन में क्या लैंग्वेज यूज करने वाले हैं, क्या वर्डिंग यूज करने वाले हैं, उस वर्डिंग को भी कम्युनिकेट करना होगा दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस के साथ। पहली बात। दूसरी बात, अगर जॉइंट ऑडिटर एम्फेसिस ऑफ मैटर या अदर मैटर पैराग्राफ अपनी ऑडिट रिपोर्ट में जोड़ना चाहते हैं, तो उसकी लैंग्वेज भी वो दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस के साथ कम्युनिकेट करेंगे। तो यहां पे आपका SA 299 कंप्लीट होता है। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग ये आपको पढ़ लेना है, और यहां पे समाप्त होता है SA 299। मेरे इस वीडियो को अगर आप 2 बार देख लेंगे तो SA 299 आपको दोबारा से नहीं पढ़ना पड़ेगा, सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको याद हो जाएंगे इंस्टीट्यूट की लैंग्वेज के साथ। तो मेरे इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और भी स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग अगर आपको देखना है तो इस मेरे वीडियो के साथ बने रहिएगा, आगे और भी स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग अपलोड होने वाले हैं। थैंक यू सो मच। और एक इंपॉर्टेंट बात, ये सीए फाइनल स्टडी मटेरियल के साथ हमने डिस्कस किया है SA 299, लेकिन सीए इंटर के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है, तो इंटर के भी बच्चे इसे देखना चाहिए। थैंक यू।